नमस्कार। संडे का दिन सुबह का समय और संडे के दिन नॉर्मली हम बीएम मीट्स का वीडियो बनाया करते थे और लेकिन वो वीडियो तो बनाया है तो और उसके ऊपर तो हमें डंडे भी पड़े। आप लोग को पता है उसके थंबनेल को लेकर बड़ी चर्चा हो गई कि ऐसा क्यों लिखा वैसा क्यों लिखा। और ये वीडियो नॉर्मली फ्री फॉर ऑल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग आप लोगों में से हमें लिखते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपका पेड सब्सक्रिप्शन ले लें। तो मुझे लगा बीच बीच में जो क्रिटिकल डेज होते हैं, कहीं बहुत ही कोई धमाकेदार कोई खबर आ गई और आउट ऑफ टर्न वीडियो जो होता है, आउट ऑफ टर्न इन द सेंस कि नॉर्मली हम शाम को वीडियो बनाते हैं तो कुछ आउट ऑफ टर्न वीडियो अगर हम बना दें तो वो सबको देखने में रहेगा तो अच्छा रहेगा। और जिस वीडियो में थोड़ा सा कोर इकोनॉमिक नॉलेज होती है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए ये वीडियो फ्री फॉर ऑल रखा गया है। इंपॉर्टेंट खबर ये आई, ज़बरदस्त खबर ये आई, धमाकेदार खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने पूरे पॉलिसी को लेकर हो गए टाई टाई फिस। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो बड़े धमाकेदार हिसाब से आए थे कि हम ऐसा टैरिफ लगाएंगे, हम वैसा टैरिफ लगाएंगे, हम ये भी लेंगे, हम वो भी लेंगे। लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि थोड़े देर के बाद ही बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग जो चाइना वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ गया कि उनको 1.5-2 साल के अंदर एक मिड टर्म इलेक्शन लड़ना है और 4 साल के बाद तो उनकी विदाई होने वाली है। शी जिनपिंग कैन enjoy to be the chief of the Chinese nation till the time he is alive, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम जो था शी जिनपिंग के पास था और डोनाल्ड ट्रंप के पास टाइम नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी करना था। डेमोक्रेसी और एक फुल फ्लेजेड स्टॉक मार्केट में ऐसे डिसीजंस लेना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑटोक्रेसी, और जहाँ का शेयर बाज़ार जो है आप फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 10 साल से अगर शेयर बाज़ार नहीं बढ़ा है तो नहीं बढ़ा है। चाइनीज़ पीपल डोंट माइंड एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट डजंट माइंड। तो बेसिकली जो रोल बैक हुआ कल रात को, अचानक हमारे टाइम पे रोल बैक हुआ, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं चाइना से, अगर आप स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम लगाया करते थे, हम सोचे थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, वो हम हटा दिए हैं। हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है एंटायर कॉन्टेक्स्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतनी बड़ी कहानी की थी, इतने धमाकेदार बातें की थी, इतनी बड़ी उन्होंने प्रॉमिसेस की थी कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग टू अमेरिका। तो चारों तरफ इंटरनेट पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप अमेरिका में कोई सामान बनाते हैं, अगर आप अमेरिका में लैपटॉप बनाते हैं तो आपको 145% टैरिफ देना पड़ेगा एक एक पुर्जा का, एक एक पार्ट्स का। लेकिन अगर वही लैपटॉप आप चाइना में बना के लाते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ है ये गायब हो जाएगा। मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो कहानी थी ये अमेरिकन स्टाइल हो गया जुमला का। और जुमलेबाजी तो दुनिया भर में डेमोक्रेसी होगी तो जुमलेबाजी चलेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है फिर आप करने क्यों गए ये सब कुछ, मतलब ज़रूरत क्या थी ये सब करने की, मतलब इसमें आउटकम क्या निकला था। आपको अगर यही पता था कि हम थोड़े देर के बाद हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा तो क्या सिनारियो एनालिसिस नहीं होती है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी में क्या इतनी सिनारियो एनालिसिस नहीं हुई थी कि अगर वो ये करेगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे तो वो क्या करेगा। कई बार आप कुछ भी काम करते हो तो आप दिमाग में सोचते हो कि अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे और वैसा होगा तो हम क्या करेंगे। बट ये एक ख़ास सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ होगा इनके बारे में कि भाई वो अगर ऐसा कर लेंगे, चाइना अगर अड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे। मुझे लगता है इन लोगों ने सोचा होगा कि चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ है, चाइनीज़ परेशान हो जाएंगे और चाइनीज़ आकर आपको बैठेंगे और बोलेंगे भाई जो करना है कर लो, हमारा काम करवा दो, किसी ढंग से करवा दो, क्योंकि हमारा 400-450 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है अमेरिका को। और चाइनीज़ वहाँ पे सोचे कि गेम हमारे साथ है। अगर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना हमारी फैक्ट्री नहीं चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सैलरी दे देंगे वर्कर को और वर्कर से हम गधा मजदूरी कुछ और करा लेंगे। लेकिन अमेरिका को एक एक दिन भारी पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन मीडिया आज के दिन भी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है। तो अमेरिकन मीडिया बोलेगी कि कंज्यूमर को आईफोन का कितना पैसा लग रहा है, डेल का लैपटॉप का कितना पैसा लग रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने जो तमाशा किया, एक तो चलो ठीक है हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया नहीं किया दूसरी बात है, जो स्टॉक मार्केट में जो उठापटक हुई, जो स्टॉक नीचे गिरे, कौन खरीदा, जो स्टॉक वापस बढ़ेंगे, कौन डबल पोजीशन लेके जा रहा है, कौन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसकी क्या एसईसी तहकीकात करेगी। ये तो तहकीकात करेगी तो पता चलेगा, लेकिन नहीं तो फिर यही हो जाएगा कि इमर्जिंग नेशन में और एक डेवलप्ड नेशन में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जिस दिन ये खबर आई थी डेल
मुझे याद पड़ता है 19-20% तक गिरा था डेल। और हम शुरू से यही बोल रहे हैं कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप इसको 1 साल चला देते, 6 महीना चला देते, तो 1929 मोमेंट था अमेरिका के लिए, बट द एंटायर डिमांड वुड हैव कोलैप्स्ड। अरे इसी रेट पर सामान नहीं बिक रहा है, इसी रेट पर अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ 1%, 1.5%, 2%, 2.5% आ रहा है। तो अगर आप रेट घटा देंगे, रेट बढ़ा देंगे, चाइनीज़ टैरिफ लगा देंगे, तो जीडीपी ग्रोथ कहाँ जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या, इतने घबराहट में क्यों? मतलब जिसको बोलते हैं ना अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, और इतनी घबराहट। तो ये जो इतनी घबराहट इसलिए हो गई डोनाल्ड ट्रंप को, और क्योंकि उनका बॉन्ड यील्ड जो है 4.6 के तरफ पहुंच गया था। और हम शुरू से यही बोल रहे थे कि आपको दो चीज़ देखना है। हमारे चैनल में रोज़ हम एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आपको एक तो बॉन्ड यील्ड देखना और दूसरा विक्स देखना है। तो विक्स की बात तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड जब 4.6 गया और अमेरिका का $36 ट्रिलियन, $35 ट्रिलियन का जो लोन है उसकी रीफाइनेंसिंग की समय आई है। तो रीफाइनेंसिंग के समय आप धीरे धीरे करके रीफाइनेंस करते हो, तो नया वाला जो आप लोन लोगे वो ऊंचे रेट पर आएगा, तो आप अपने गले में खुद ही घंटी बांध लेंगे, क्योंकि ऊंचे रेट के हिसाब से आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो अमेरिका की प्रॉब्लम यही थी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया, और खर्चा अगर ₹1.10 हो जाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो आप जो करने गए थे उससे तो आप तो डबल प्रॉब्लम में आ गए, जिसको हम बोलते हैं कि दूबे जी छब्बे जी चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दूबे जी बन के वापस आ गए। तो वही वाली बात होती है कि अमेरिका को, मुझे लगता है दे जस्ट टुक कि चाइना बहुत कमज़ोर होगा। और इस पर मुझे लगा फाइनली ये हुआ कि चाइना को बेस्ट डील मिल गई दुनिया भर में। मतलब इंडिया हो या और जितने भी कंट्रीज़ हो, जापान हो, हर एक आदमी पहुंच गया अमेरिका के पास कि बाबू जैसा आपको समझ में आए ठीक कर दीजिए, आप तो हमारे लिए ठीक ही करेंगे, आपने तो कभी हमारे लिए गलत सोचा ही नहीं है, हम क्यों आपको बोलें, आपको जो अच्छा लगता है हमारे लिए कर दीजिए, हम बोलेंगे नहीं, और मुझे पता है आप हमारे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो हम लोग सब जितने भी बाकी नेशंस थे दुनिया के पहुँच गए, और चाइना वहाँ खड़ा रहा, अपने क्रीज पर डटा रहा, और चाइना को बेस्ट डील मिल गई। एक और इम्पॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें, इसे रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या हुआ अमेरिका को। ऐसे ही बोलते हैं यूरोप से टूरिज्म जो है अमेरिका की तरफ बिल्कुल कम हो गया है। यूरोप से टूरिज्म अमेरिका के लिए एकदम कम हो गया, क्योंकि खबरें आ रही है कि किसी को एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है, किसी को वहाँ पे एयरपोर्ट पे पकड़ा जा रहा है, डिटेन कर देते हैं 8 घंटे 10 घंटे के लिए। अभी कल एक न्यूज़ आई कि कोई भी वीज़ा के साथ अगर 30 दिन के ज़्यादा अगर अमेरिका में है तो उसको वहाँ पे अपने आप को किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली हर साल हम ट्राई करते हैं खुद हम अमेरिका जाएं और एक सवा डेढ़ महीना रहने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस साल इतना हलचल के बाद मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है कि शायद इस साल हम जाएंगे नहीं। और द रीज़न क्यों नहीं जाएंगे इसकी, ठीक है जाना ज़रूरी है, काम है, लोगों से मिलना होता है, यू गेट न्यू इनसाइट्स, बट वो फ़ोन पे ही हो जाएगा, ऐसे ही मिल लेंगे, ऐसे ही बात कर लेंगे। क्योंकि वहाँ जाकर अगर आपको कोई पकड़ ले 10 घंटे के लिए रख ले, और वहाँ आप फिर ढूंढ रहे हैं कि मैं कोई वकील पकड़ूं, क्या करूं, नहीं करूं, नो वन नोस। तो जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है, एंड बाय द टाइम सिचुएशन इंप्रूव होगी, मुझे लगता है वहाँ पे ठंड पड़ जाएगी, तो फिर ऐसे भी जाके फ़ायदा नहीं है। तो अमेरिका इज़ लूजिंग ऑन क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज। अगर वो मेरा ऐसा आदमी अगर यहाँ से अमेरिका जाता, घूम कर आता, मिल के आता, 10 शहरों में जाता, तो कुछ तो वहाँ डॉलर खर्चा करता, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप, मेरे को लगता है ये मोहम्मद बिन तुगलक मोमेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि जहाँ पे वो करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया, इंटेंशन क्या था नहीं था। लेकिन हर एक चीज़ आपके इंटेंशन से नहीं होती, हर एक चीज़ सर्कमस्टांसेस देखनी पड़ती है कि सर्कमस्टांसेस आपकी कैसी चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्कमस्टांसेस जो है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही डामाडोल इसलिए हो गई है, और क्योंकि अमेरिका की बातों का आप किसी को विश्वास नहीं है। अगर मुझे कोई प्लांट लगाना हो, खैर मैं तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ नहीं, तो मैं प्लांट लगाने के पहले सोचूं कि अगर मैं प्लांट लगा दिया तो क्या कल फिर टैरिफ लगा देगा डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैंने नहीं लगाया तो ये अपॉर्चुनिटी क्या चली जाएगी। मतलब इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इसमें तो वही आदमी काम कर सकता है जो खतरों का खिलाड़ी हो, लेकिन क्योंकि कोई आपने पॉलिसी जो होती है, हम हर वक्त हमारे इनकम टैक्स के लिए ये बोलते हैं कि हर साल आप टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, हर साल आप STCG LTCG चेंज करते हैं, तो हर साल चेंज करने से आदमी का लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री डाल रहे हैं, अगर आप बिजनेस डाल रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो हर वक्त आप लॉन्ग टर्म व्यू से डालेंगे। वैसे 2 दिन पहले बिल एक्मैन, जिसको हम अपने प्यार से बिल्लू बादशाह बोलते हैं, उनका एक बड़ा ही खतरनाक एक और ट्वीट आया। उन्होंने बोला क्यों ऐसा ना हो जाए कि 80-90 दिन के अंदर, 89 डेज़ के अंदर अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन तीनों मिलकर एक गुट बना ले यहाँ पे, और हम चाइना के साथ लग जाएं। मतलब मुझे लगता है कि
इतने समझदार इंसान, इतने पढ़े लिखे इंसान, इतना कुछ सीखा हुआ, इतना कुछ समझा हुआ, इतना पैसा और इतना मतलब इनके अचीवमेंट जो बोलेंगे लाइफ में, उसके बाद जब आप ऐसी बातें करते हो, बिल एक्मैन की बात हो रही है और ट्विटर में आप एक्स में जाकर इनको देख सकते हैं, इनका बड़ी कहानी लिखते हैं। और बिल एक्मैन की एक बात है, इनका जो एक ट्वीट होता है कैसे होता है, और जो कैसे होता है वो एक किताब होता है। इतना लंबा लिखता है, इतना लंबा लिखता है आदमी कि बहुत बार इंसान तो ग्रॉक को पूछता है, ग्रॉक इसको समराइज करके बता दे इसने लिखा क्या है इतना, क्योंकि इतना पैरा पे पैरा, पैरा पे पैरा, पैरा पे पैरा लिखता रहता है। तो उनका ये जो मानना था कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान तीनों मिलकर एक साथ चाइना के साथ नेगोशिएट करें और फिर हम चाइना को पीछे धकेलें। शायद बिल एक्मैन को पता होगा कि 1930s में अमेरिका ने टैरिफ लगाया था और उसके बाद ही ये वर्ल्ड वॉर के सारे काम स्टार्ट हो गए, बिकॉज जो यूरोप का पैसा आता था, यूरोप का जो सामान आता था वो अमेरिका पहुंचता था। जब 1920s में थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, 1920 में जब मोटर कार बनी, जब ट्रकें बनी और रेलवे बन गया था इंग्लैंड में और यूएस में भी रेलवे बैठ रही थी और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही थी, तो आप हर एक चीज़ का ओवर प्रोडक्शन की तरफ आप पहुंच गए, क्योंकि जो चीज़ दिन में 100 यूनिट बन रही थी वो दिन में 150 यूनिट बन गई। तो 1920s में जब ओवर प्रोडक्शन में गई अमेरिकन इकोनॉमी और उसका ग्राहक मिला नहीं, क्योंकि बायर आया नहीं, क्योंकि आप गाड़ी तो उतनी ही खरीदोगे ना, आपने फैक्ट्री ने एक के बजाय 2 गाड़ी निकाल दी है, इसका मतलब थोड़ी कि आप 2 गाड़ी खरीद लोगे। तो ये ओवर प्रोडक्शन ड्यू टू इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ है, और ये इकोनॉमिक एडवांसमेंट के बाद जो ओवर प्रोडक्शन हुआ उससे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ गया, बिकॉज डिमांड कोलैप्स कर गई और डिमांड को कोलैप्स करना ही था, आप इतना कुछ बना लोगे तो ये जब सिचुएशन बनी तो अमेरिका घबरा गया। 1920s में उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगाया था टैरिफ, और 1930 पे जाते जाते उन्होंने 20,000 आइटम पे टैरिफ लगा दिया था। 20,000 आइटम पे टैरिफ लगाने का ये मतलब था कि जो जर्मनी सामान बना के बेच रहा था, बिकॉज जर्मनी इंजीनियरिंग का गुरु माना जाता था, आज भी माना जाता है। अगर कोई जर्मन कॉलेज से कोई पीएचडी कर ले तो पर्सनली मैं तो इंजीनियरिंग में उतना कुछ हुई नहीं, बट पर्सनली मेरे लिए जर्मन कॉलेज से पीएचडी करना होल्ड्स 5x मोर क्रेडिबिलिटी देन कोई और कॉलेज से पीएचडी करना। सो एनीवे, कमिंग बैक टू डैट, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया और रोका जर्मनी को और बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज़ को कि तुम अमेरिका नहीं बेच पाओगे, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और जर्मनी में ऑब्वियसली हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। और फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए हिटलर ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो वो पहले गया ऑस्ट्रिया को कैप्चर किया, उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड चारों तरफ पहुंचा। लेकिन अगर आप यही काम करते हो, यूरोपियन यूनियन को, जापान को और अमेरिका को एक साथ लेते हो, तो आप कर क्या रहे हो? आप चाइना को आइसोलेट कर रहे हो और वही वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन बना रहे हो, बिकॉज चाइना हैज़ गॉट नथिंग टू लूज कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेसी है। चाइना कैन स्टे इन दिस पोजीशन फॉर एवर एंड से चलो ठीक है, हम देखते हैं कितने दिन तक तुम लड़ोगे। लेकिन सबसे नेगेटिविटी इस बात की ये होगी कि सेंटिमेंट इंडेक्स जो है, अब इसमें 2 चीज़ें होती है। सेंटिमेंट का हम लोग शेयर बाजार वालों को क्या लेना, हमारा तो सेंटिमेंट एक दिन खराब होता है, दूसरे दिन ठीक हो जाता है। बिफोर आप लोग बोले हैं गोल्ड का नहीं है, ये येलो कलर है इसमें, गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया तो गोल्ड का तो नहीं होगा, बट सेंटिमेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि शेयर बाज़ार में सेंटिमेंट रातों रात ठीक होता है, लेकिन इंडस्ट्री लगाने वाले का सेंटिमेंट सालों तक ठीक नहीं होता है। इसका जो जख्म जो होगा ना, कोई भी प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्रियलिस्ट को वो ज़िंदगी भर तक रहेगा कि यार पता नहीं कब क्या कर दे लोग, पता नहीं कब क्या कर दे, कब टैरिफ लगा दे, कब नहीं लगाए। अब अगर आप समझे आप चाइना में प्लांट लगा रहे हैं नया, तो चाइना में अगर आप प्लांट लगा रहे हैं नया, तो चाइना में आपको हर वक्त ये डर रहेगा कि अमेरिका अगर कल टैरिफ लगा देगा तो क्या होगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है इससे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये खबर ऑलरेडी मार्केट में आ गई थी। आप शुक्रवार को देखेंगे एप्पल जैसा स्टॉक 4% बढ़ा, तो एप्पल हो गया कि हाथी के परदादाजी हो गया एप्पल, मतलब हाथी भी नहीं, हाथी टू द पावर ऑफ हाथी टू द पावर ऑफ हाथी है एप्पल, और मोटा हाथी टू द पावर ऑफ मोटा हाथी टू द पावर ऑफ अनदर मोटा हाथी। $3 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट कैप जब 4% बढ़ता है तो आपको ये ज़रूर पता होता है कि किसी को पता था, किसको पता था मालूम नहीं, बट समवन न्यू समथिंग, और मार्केट गिरने के लिए रेडी नहीं था। हमने भी थर्सडे फ्राइडे के वीडियो में अपने बोला था, जो शाम का वीडियो हम करते हैं, कि ये बाजार गिरने को रेडी नहीं है, खराब खबर पे बाजार नीचे नहीं आ रहा है। तो जब भी खराब खबर पे बाजार नीचे नहीं आता है और अच्छे खबर पे बाजार ऊपर नहीं जाता है, तो आपको, अगर आप बेरिश हैं तो आपको सोचना चाहिए, और आप बुलिश हैं तो आप सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छे खबर पे अगर बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब बुलिश अगर आप हैं, तो आपको 2 मिनट सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है बाजार में कि यार इतनी अच्छी खबर आई फिर भी मार्केट नहीं बढ़ रहा है। और खराब खबर पे अगर बाजार नीचे नहीं जा रहा है
तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है बाज़ार में कि इतनी ख़राब खबर आई और बाज़ार नीचे नहीं जा रहा है। कई बार हमें लगता है कि ख़राब खबर से मार्केट एकदम नीचे गिरेगा, 500 पॉइंट गिरेगा, मेरा स्टॉक सर्किट डाउन खुलेगा, पता चलता है स्टॉक 4-5-6% नीचे खुल के वापस रिकवर कर जाता है। दैट्स अ गुड साइन, मतलब कि हर एक आदमी को एक ख़राब खबर पता है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको लगता है कि हर एक आदमी को ये अच्छी खबर पता है, तभी शायद ऊपर और नहीं जा रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू इट, ये सब जो समीकरण होते हैं, जो इक्वेशंस होते हैं, इसमें एक बात तो पक्की है कि पूरी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे यूएस गवर्नमेंट में ये लॉबी जो है, ये बिग टेक की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। बिग टेक की जब हम बात करते हैं तो एप्पल का टिम कुक पकड़ लें आप, या डेल वाले पकड़ लें, इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। एक ज़माना हुआ करता था जब डिफेंस लॉबी और फार्मा लॉबी बड़ी स्ट्रांग होती थी अमेरिका में। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां, फाइजर वाली जो कंपनियां हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती थी। लेकिन मुझे लगता है वो डेमोक्रेट्स के समय जो थी, वो फार्मा और डिफेंस वाली लॉबी स्ट्रांग होती थी, बिकॉज अमेरिका को अपने F-16, F-35 फाइटर प्लेन्स बेचने होते थे, तो लड़ाई कराओ और अपना माल वहाँ पे चिप के आओ। लेकिन अब मुझे लग रहा है बिग टेक की लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। मार्केट तो एकदम पागलपंथी के हिसाब से जो गिरा था वो वापस रिकवर किया है। लेकिन अब दो चीज़ें हैं, हमारा बाज़ार कैसा करेगा और अमेरिका का बाज़ार कैसा करेगा। हमारा बाज़ार तो एक बात आप समझ लें, आप मंदी दिमाग में रखें, लेकिन डीमैट में आप तेज़ी करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बातें होती है, करती है। मैं आपको 5 रीजंस दे दूंगा, 1929 होगा तो क्या होगा, क्यों नहीं होगा, और हो जाएगा तो हमारे पोर्टफोलियो 50% गिर जाएगा, 60% गिर जाएगा, बट इट डजेंट मैटर, बिकॉज फाइनली क्या होगा, अगर हर आदमी गरीब होगा तो हम भी गरीब हो जाएंगे, उसमें क्या है, फिर वापस जब अमीर होने का टाइम आएगा तो हम हो जाएंगे। एक बात याद रखना, मार्केट जितना घटेगा उतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से आएगी आपका नेक्स्ट 10x 20x 30x स्टॉक लेने की। बढ़े हुए बाजार में सब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो परसेंटेज गेंस वाली आती है। वो 10x 20x 30x वाली अपॉर्चुनिटी जब भी आएगी जब बाजार गिरेगा। तो दूसरी चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट, कि इसके बाद ट्रंप बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे नेगोशिएट करेंगे। क्या बाकी कंट्रीज सोचेंगे कि हमको तो यार रॉ डील मिल गया, हमें तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा फ़ायदा चाइना उठा लिया। और चाइना बहुत ही संयम के साथ खेल रहा है। अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना अपना काम से काम करता है, बड़बोलापन नहीं कर रहा है। वो ये कोई हो हल्ला नहीं कर रहा है कि देखो हम जीत गए, देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। चाइना इज़ जस्ट ऑन इट्स ओन टास्क। मेरे को लगता है कि इससे दो चीज़ें होगी, एक तो ये ट्रंप को अब आदमी सीरियसली लेना कम करेगा, और दूसरा जो है ग्लोबली धीरे धीरे सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज होने के तरफ जाएगी और हम बैक टू क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे। हमारा कंपनी का भी जो हमारे रिजल्ट सीजन जो है अभी स्टार्ट होने वाला है। एक दिन की चांदनी तो होएगी, क्योंकि बाजार में इतना बड़ा न्यूज़ आया है कि टैरिफ का रोल बैक हो गया। और लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि एक दिन के बाद हम वापस बैक टू वॉचिंग फॉर द रिजल्ट्स होगा। TCS ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, इन्फोसिस क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, बाकी कंपनीज क्या बोल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सारा गेम जो है बैक टू स्क्वायर वन। ऐसा नहीं है कि हमने जो लड़ाई थी हम जीत लिए हैं, अब लड़ाई दूसरे फ्रंट से होगी। ये वाला जो गोला बारूद था ये हम सह चुके हैं, अब दूसरा गोला बारूद आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, हाँ लोग ये बोलते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप वापस आकर टैरिफ लगा देंगे, कुछ और कर देंगे, बट पीपल विल से अरे यार ये तो फट्टू निकल गया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, डर गया यार बेचारा, ये क्या बोले अब इसको। क्योंकि आप अमेरिका के कमांडर इन चीफ हैं, आप दुनिया भर के लिए ट्रेंड सेटर हैं, आप कैसे डर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये पता था कि हम इस लड़ाई को लंबा नहीं लड़ पाएंगे तो शुरू दिन से ही करना था कि यार नहीं करेंगे लड़ाई, ऐसे करेंगे नहीं, कोई और हिसाब से करेंगे। चाइना बड़े प्यार से लड़ाई करता है, आप देखिए वो कुछ भी करता है, बड़बोलापन नहीं है और ऑन द मार्क्स रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $400 बिलियन का चाइनीज़ एक्सपोर्ट नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क दो चीज़ है, एक तो ये $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना का, ये डॉलर में एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब डॉलर का मतलब कि चाइना को फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज से चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है, ये $400 बिलियन ये नहीं है कि युआन में ख़रीदा जा रहा है, ये सब ग्रीन बैक में आ रहा है पैसा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज लाना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है सारे सिचुएशन में, अगर आप देखेंगे चाइना के पर्सपेक्टिव से, चाइना को ये डोमिनेटिंग पावर बनाता है। ये चाइना वो $400 बिलियन जो भी उसको मिलता है फॉरेन एक्सचेंज का, उससे वो ट्रेजरी बिल्स ले सकता है। चाइना जब ट्रेजरी बिल्स लेता है और जैसे ही कोई उठापटक करता है, चाइना जाके बड़े प्यार से ट्रेजरी बिल्स बेच सकता है। हम नहीं बोलते चाइना ने बेचा है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स और इंटरेस्ट रेट का जो रिश्ता है वो राहु केतु की तरह होता है। अगर ट्रेजरी बिल्स नीचे आएंगे तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो ट्रेजरी बिल्स ऊपर जाएगा। अगर आप आकर $100 बिलियन का ट्रेजरी बिल बेच दें बाजार में, बाजार भाव बेच दे यार, ब्रोकर को फ़ोन
कह रहे जल्दी बेच के जीरो मार के बेचो, तो ब्रोकर ने जैसे ही बेचा इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ने लग जाएंगे। तो चाइना ये बहुत ही एक अपने हाथ में एक थर्मोस्टेट रखा है जो उसके मैनुअल थर्मोस्टेट है, उसको जहाँ वो मेन स्विच थोड़ा सा ढीला स्विच करता है, थोड़ा सा ढीला करता है, थोड़ा सा तेज़ करता है, उसको पता चलता है कि वहाँ पे अमेरिका जो है गब्बर सिंह की भाषा में कैसा फड़फड़ा रहा है वाला हो जाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन में अमेरिका को चाइना के साथ नहीं लड़ना है, अमेरिका को अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स, अपने बॉन्ड मार्केट के साथ लड़ना है। डोनाल्ड ट्रंप का एक मैंने देखा था छोटा सा क्लिप आया था कि हमारा जो बॉन्ड मार्केट था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई फिक्स्ड इट, आई एम वेरी गुड एट इट। यार क्या गुड एट इट, क्या बैड एट इट, तुम तो बात से पीछे हट गए। ये वाली बात जो है ये हर एक गुड और बैड को धो डालता है कंप्लीटली। बिकॉज बॉन्ड मार्केट को डोनाल्ड ट्रंप ने फिक्स नहीं किया। बॉन्ड मार्केट को फेडरल रिजर्व फिक्स नहीं कर सकती है। स्टॉक मार्केट को ना डोनाल्ड ट्रंप फिक्स कर सकता है ना फेडरल रिजर्व फिक्स कर सकती है। स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको एकदम अलग छोड़ देना पड़ता है। अगर ये पागल हो गए तो इनको अलग छोड़ दोगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर इनमें छेड़छाड़ करने की ट्राई करोगे तो ये और खतरनाक दिखेंगे। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से आप देखेंगे एक बात पक्की है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप को अगर अपनी थोड़ी सी इज्जत बचानी है तो उनको एक दो जन को अभी नॉर्मली एक दो जन को थोड़ा सा हटा देना पड़ेगा अपने कमेटी में, अपने एडवाइजरी में। उससे लगेगा कि यार ब्लेम इन्होंने शिफ्ट किया है। लेकिन जो बड़ी खबर ये जा रही है, बड़ा अंदेशा ये जा रहा है, बड़ा इंडिकेशन ये जा रहा है कि अमेरिका इज़ ऑल अबाउट बिग टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट द स्मॉल टेक। तो जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी नेम्स है वो सबका बोलबाला है। और इसे जो छोटे बिजनेसमैन है, जो छोटा काम कर रहा है, जो चाइना से कोई फिशिंग नेट मंगा रहा है या कुछ और मंगा रहा है, उसने क्या गलती की? आप डेल का लैपटॉप इंपोर्ट अलाउ कर दिए, लेकिन जो फिशिंग नेट मंगा रहा है या कुछ और मंगा रहा है उसको क्यों आपने रोका है? वो क्या करेगा? बट ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिकन का प्रॉब्लम है। अमेरिकन को सॉर्ट आउट करना है। मैं तो एक थर्ड पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया भर में जो डोमिनेशन है, नॉट जस्ट इन एन इमर्जिंग नेशन, इवन द लार्ज नेशंस जो है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं वो कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, और वो कंट्रोल करते हैं पूरे एनवायरनमेंट को। और ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना था। बट एक बात पक्की है कि सारे कहानी में इलॉन मस्क बिल्कुल नदारद हैं, बिल्कुल गायब हैं। तो क्या इलॉन मस्क ने अपना फ्रंट फुट हिसाब से जो वो व्हाइट हाउस में घुसे थे उसको थोड़ा पीछे हट रहे हैं? पीछे बोला गया कि शायद इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की अनबन सी हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ हुआ होगा। बिकॉज इतनी जल्दी ये दोस्ती टूटती नहीं है। ये वाली जो मुश्किल होती है सिचुएशन इतनी जल्दी टूटती नहीं। इलॉन मस्क को ये ज़रूर समझ में आ गया कि अगर वो ज़्यादा इंटरफियर करेंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स में तो उनका जो मार्केट है वो ख़राब होए जा रहा है। वो एक बात हो सकती है। और लेकिन एक और बात है, इलॉन मस्क ने $2 ट्रिलियन की सेविंग की बोली थी। $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, अभी तक सेविंग हुई है सिर्फ $150 बिलियन की। कभी $3 लाख का किसी की सैलरी की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो डोज का भी काम उतना कुछ हुआ नहीं। और अर्जेंटीना, जो हम पीछे पीछे बोल रहे थे कि अर्जेंटीना के ही मॉडल पे यूएस चल पड़ रहा है अपने आप को, अपने खर्चा काटने को, अर्जेंटीना भी खुद वापस एक बार गड्ढे में आ गया। लेकिन एक बात है कि अगर यूएस में ये टैरिफ चलता चाइना वाला तो यूएस में गारंटीड रिसेशन होता, गारंटीड रिसेशन होता। वो 60-70% वाली बात ही नहीं है। मैंने भी न्यूज़ लेटर में 99% लिखा था, बिकॉज 100% लाइफ में कुछ नहीं होता है। 100% कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एवरीवन इज सपोज टू डाई। वही बात 100% नहीं होती है कि आप मरेंगे नहीं कभी भी। एक्सेप्ट फॉर डैट मुझे लगता है हर एक चीज़ लाइफ में 99% ही रहती है, 100% कुछ नहीं रहता है। तो काफ़ी कंट्रीज जो है उसको अमेरिका लेके डूबता है। इसके साथ अर्जेंटीना वाज वन ऑफ देम, मैक्सिको था, कनाडा था, और उसके बाद चाइना था, साउथ कोरिया था। साउथ कोरिया से मैसिव एक्सपोर्ट्स होते हैं, जितने आपके LG, Hyundai सारे आपके वहाँ पे अमेरिका जाते हैं। इंडिया था, इंडिया हमारा सॉफ्टवेयर पूरा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। इसके बाद आप नाइजीरिया में ऑयल का दाम टाइप हिस हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑयल का दाम टाइप हिस होता है, बिकॉज अमेरिका में रिसेशन होगा तो ऑयल का दाम ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो सारी इकोनॉमी, सारी दुनिया भर की इकोनॉमीज़ को आप देखते हैं, वो लेके अमेरिका परेशान करता सबको। और बैक ऑफ द माइंड मुझे नहीं लगता किसी की भी हिम्मत होगी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करने की कि अरे भाई डोनाल्ड भैया क्या कर रहे हो, ज़रा संभाल लो मैटर को, तुम्हारे कारण हम लोग सब फंसेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि उन्होंने संभाल लिया, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू बट बिकॉज ही डिड नॉट हैव एन ऑप्शन। अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट था, ट्रेजरी बिल मार्केट था, और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट जो थे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो मुझे लगता है प्रॉब्लम आती, वहाँ के बैंकों में बैंकरप्सी हो जाती है। अगर मैं अमेरिका में एक होटल चला रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मैंने बैंक से फंडिंग लेकर होटल बनाया है, रूम्स बनाए हैं, सब कुछ किया है, और मुझे पता है कि इस बार इंडिया से बसंत महेश्वरी जो आने वाले थे वो आए नहीं है, वो तो एक रूम मेरा खाली रह जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगा? तो मेरी रेवेन्यू कम होगी, मैं बैंक को रुपया रिटर्न कैसे करूँगा? तो ये सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव इसमें प्रॉब्लम आती है, अमेरिकन बैंक्स जो थी उनमें प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद एक बार बैंक में आग लग गई तो वो लड़ी बम की तरह होती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा वो फटता ही रहता है। तो एंटायर कॉन्टेक्स्ट में ये सोचने की ये बात होती है, इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि ये अगर सॉल्व नहीं होता तो 1929 टाइप सिचुएशन होती जहाँ पे किसी के हाथ में कुछ रहता नहीं। बट हाँ, अगर ये सॉल्व हो गई है, और मुझे लगता है कुछ भी बोल दे डोनाल्ड ट्रम्प, द वर्ल्ड हैज थॉट कि यार तुम तो यार बोलते ज़्यादा हो, कर नहीं पाते हो इंपॉर्टेंट। तो यहीं तक रखते हैं, और फिर मुलाकात तो नेक्स्ट फ्री वीडियो में आप लोग सबके साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू।